हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सेंटअप का लघु उत्तरीय प्रश्न का पूरा डिस्कशन करेंगे। हम लोग ये रिवीजन सीरीज में जो एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है उसमें सेंटअप के एग्जाम के जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी हम लोगों को फायदेमंद होंगे, क्योंकि इसी लेवल के सवाल बोर्ड हमारा क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसलिए ये रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल जो है लघु उत्तरीय प्रश्न सेक्शन बी का, जो है 2 नंबर के सवाल जो आते हैं उसका लिखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछ दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक चाहिए। तो किसी भी बहुपद का शून्यक के लिए उसका संगत समीकरण लेते हैं। तो संगत समीकरण को हम लोग किसको कहते हैं? जो जीरो के बराबर ले लेते हैं। तो यहां से हमारा 2 वैल्यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर इधर प्लस में उधर गया माइनस में उधर गया प्लस में, यानी एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। ये हमारा हो गया शून्यक, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का 2 शून्यक निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि 3x माइनस ए वाई बराबर 20 और x प्लस बी वाई बराबर 3 का हल x बराबर 5 और y बराबर -1 हो तो a और b का मान निकालें। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो हल होता है इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा एक साथ। तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू -1 अगर इस समीकरण में रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा, और इसमें भी रखेंगे तो संतुष्ट करेगा। तो सबसे पहले x बराबर 5 और y बराबर -1 समीकरण 1 में रखते हैं। तो ये बन जाएगा x के जगह पे -5 रखेंगे तो 3 गुने ये 5 रखेंगे माइनस a इंटू वाई, वाई का मान -1 रखना है और बराबर 20 है तो बराबर 20 ले लेंगे। अर्थात यहां से जो a का मान आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आएगा 15, उधर जाएगा तो माइनस में 15, अर्थात ये हो जाएगा 5। ए का वैल्यू हम लोग का निकल गया कि ए बराबर 5 आएगा। अब समीकरण 2 में यही वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स बराबर रखना है 5 और प्लस बी इंटू वाई के जगह पे रखना है -1 बराबर 3, यानी ये हो जाएगा 5, प्लस में 3 इधर आएगा माइनस में 3, और ये माइनस भी बन जाएगा उधर जाकर के प्लस भी बनेगा, अर्थात b का जो वैल्यू आया वो आ गया 2। a का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का a बराबर 3, a बराबर 5 और b बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? 4 कहता है एक फर्स्ट छूट गया था तो फर्स्ट को देखा जाए। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसके शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा हम लोगों को पता है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और माइनस बी के जगह पे खुद -1 है तो -1 बटा ए के जगह 4, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 1/4। शून्यकों का योग निकल गया और शून्यकों का गुणनफल जो आ गया वो आ गया c बाई ए। सी के जगह पे -4 है, सी के जगह -4 है और ए के जगह 4 है, तो ये आंसर हो जाएगा -1, यानी शून्यकों का जोड़ शून्यकों का गुणनफल हमारा आ गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 2 और 3 हम लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 को x प्लस 1 से भाग दीजिए। तो इसमें हम लोग भाग देना बहुत ही अच्छे तरह से सीख चुके हैं। क्या x प्लस 1 से भाग देना है 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 में। तो हम लोग को पता है कि पहली संख्या में क्या गुना करे कि इसका पहला संख्या आ जाए, यही भाग देने का नियम है। तो यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 लाना है तो 4 से तो गुना करना ही होगा। यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर लाना है तो x से गुना करना होगा, तब x स्क्वायर हो जाएगा। और जो यहाँ आता है इस दोनों से गुना करके हम लोग यहाँ लिख देते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। तो 4x गुने x हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x गुने 1 हो जाएगा 4x। ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा और कट जाएगा, बचा कितना? 3x प्लस 3 उतर जाएगा ऊपर से। अब कितना टाइम्स लगेगा? तो पहला को देखा जाता है, तो x में क्या गुना करेंगे 3x आ जाए? तो बिल्कुल 3, तो 3x
4x+3 और ये कट जाएगा, अर्थात भागफल जो आया वो आया 4x+3, अर्थात इतना में भाग देने पर भाग हम लोग का पड़ गया, आंसर हो जाएगा 4x+3। नेक्स्ट कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 84 और 455 का मासा ज्ञात करें। 455 और 84 हम लोग इसको भी इसी मेथड से निकालते हैं। तो इस मेथड से देखते हैं 84 और 455 का मासा। 455 और 84 से जब भाग लगाएंगे तो कितना टाइम से लगेगा वो हम लोग को देखना होगा। 5 टाइम्स लगेगा। 5 चौके 20 के 0 बचा 2 और 8 पचे 40 और 2 42, यहां से बच जाएगा 35, बच जाएगा 35, 0 3 4 से कट गया। फिर हम लोग यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा यूक्लिड विभाजन से जब चलेंगे तो 455 बराबर लिखा जाएगा 84 गुने 5 और रिमाइंडर बच गया 35। और फिर इसमें भाग लगाएंगे, 84 में भाग लगाते हैं, 84 में 35 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70, बच गया यहाँ पे 14। तो यहाँ भी वैसे करेंगे 35 दूना 70 और रिमाइंडर बच गया 14। फिर यहाँ पे 35 में भाग लगाएंगे 14 से तो 14 दूनी 28 और 28 में 8 7 15 यानी 7 बचेगा रिमाइंडर। और फिर 14 में भाग लगाएंगे, 14 में भाग लगाएंगे हम लोग, यहां से देखा जाए इस 14 को यहां भाग लगा देंगे रिमाइंडर से जो 7 बचा है तो 7 दूना 14, रिमाइंडर हो गया हमारा 0, रिमाइंडर हो जाएगा हमारा 0, अर्थात जो मासा आया उस 7 आया। तो इसलिए हम लोग कहेंगे HCF ऑफ कितना कितना था 84 और 455, ये इसका मासा जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इस तरीका से यूक्लिड विभाजन लगाया जा सकता है। तो ये कुछ और नहीं, भाग विधि से भी बना करके डायरेक्ट बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, 6ठा नंबर सवाल, द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं। तो विवेचक हम लोग जानते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b के जगह पे है -6 तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह √7 है और c के जगह पे -13 इंटू √7 है, अर्थात जो विवेचक आ जाएगा 6 छक 36 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 13 चौके 52 हो जाएगा और √7 गुने √7 हो जाएगा 7, यानी ये 36 प्लस इसको गुना कर देंगे तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 के 4 बचा 1, 7 बचे 35 1 36। इस तरह से हमारा जो जोड़ आया वो आ जाएगा 6 2 8, यहां हो गया ना सही, 7 दूना 14 के 4, 14 के 4 बचेगा। फिर से देखा जाए 7 दूना 14 के 4 बचा 1, 7 पचे 35 1 36, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 7 पचे 35 350 और 7 दूनी 14 64, सही है। अब इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 8 ये 6 4 10 के 0 बचा 1, 6 3 9 1 10 के 0 बचा 1, यानी 400 हो जाएगा सीधा सीधा। और 400 इसका मतलब ये हुआ कि इसके रूट 0 से बड़ा या 0 से बड़ा हो गया। और हम लोग को पता है कि जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो उसके मूल होते हैं वास्तविक एवं असमान, यानी d आया 400 और प्रकृति में हम लोग लिखेंगे कि इसके मूल वास्तविक एवं असमान होंगे क्योंकि d का मान 0 से बड़ा है। साथ ही साथ प्रमेय भी हो जाएगा क्योंकि d परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है 20 का। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसके मूल जो है परिमेय संख्या हैं और अलग अलग आएंगे। नेक्स्ट सवाल कहता है 7वां में, समांतर श्रेणी ये और ये का nवां पद समान है तो n का मान निकाले। तो इसका nवां पद को स्मॉल tn मानते हैं और उसके nवां पद को कैपिटल Tn मानते हैं। तो इसका tn फॉर्मूला पढ़े हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के जगह इसमें 63 है और n माइनस 1 इंटू डी का इसका वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे और ये बराबर है इसके nवां पद के। तो इसका nवां पद हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस इसमें n माइनस 1 इंटू डी, इसका d है 7, अर्थात यहां से मेरा मिला 63 और प्लस में 3 इधर आएगा माइनस में 3 और बराबर यहां से 7n माइनस 7 और ये
प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये गुना हो जाएगा तो बचेगा 2n माइनस में, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस में उधर गया तो माइनस में होगा, और गुना करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। तो यहां से आ गया 60 माइनस 7 में से 2 गया तो -5, इधर आए तो +5 बराबर, और 2n 7n में से 2n गया तो बचा 5n, अर्थात n का जो मान आएगा 60 और 5 65, और ये 5 गुना में भाग में जाएगा तो 5 से कट करके 13 बचे 65, यानी n का वैल्यू 13 होगा। अर्थात इसका 13वां पद उसके 13वां पद के आपस में बराबर होगा। ये कंफर्म हो गया कि इसका 13वां पद उसके 13वां पद के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल पे चलते हैं। 8वां सवाल कहता है कि इसका योगफल ज्ञात करें। क्या ये एपी में है? तो बिल्कुल है। 25 और 3 28 और 3 31, यानी कि पहला पद उसका है हमारा बाबू 25, कॉमन डिफरेंस दे दिया है 3, और एनवा पद ये नहीं पता कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, तो हम लोग निकाल लेंगे एनवा पद मान करके कि एनवा पद है हमारा दिया हुआ 100, और एनवा पद का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100, अर्थात यहां पे a का वैल्यू हमारा मिला हुआ है 25, a का वैल्यू है 25, और n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू है 3 बराबर 100 लिख देंगे, तो यहां से n निकल जाएगा, कितना आएगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 100 में से 25 जाएगा तो 75, और 3 से भाग लगेगा तो 25, यानी n बराबर 26 आ गया। n बराबर ये -1 उधर गया +1 तो 26 हो जाएगा। जब पदों की संख्या पता चल गया तो 26 पदों का योग होता है 26/2 इंटू प्रथम पद प्लस 26वां पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी फॉर्मूला होता है एक। ये हो जाएगा 13, और फर्स्ट टर्म हमारा है 25, और लास्ट टर्म हमारा है 100, और इसको जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 125, और 125 में 13 से गुना करके हमारा आंसर हो जाएगा। गुना कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी में ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में डीई जो है बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, और एडी बराबर दिया हुआ है 1.5, यहां से यहां तक की लंबाई 1.5 है, और डीबी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और एई दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो एसी फाइंड करना है। तो हम लोग थ्योरम पढ़े हैं थेल्स पर में कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है, अर्थात एडी बटा डीबी बराबर है एई बटा ईसी। ये कहां से है? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय याद रखना, थेल्स प्रमेय से ये होता है। और एडी का वैल्यू है 1.5 और डीबी का वैल्यू है 3 बराबर एई का वैल्यू है 1 और ईसी का वैल्यू हमारा यहां से निकल जाएगा, यहां 1.5 दूना 3, यानी ईसी बराबर हो जाएगा 2। ये भाग में इधर चला गया गुना में, इधर आ गया गुना में, तो ईसी बराबर हमारा हो जाएगा 2। तो कहता है एसी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एसी। तो ये है 1 और ये है 2, तो एसी हो जाएगा 3। इस तरह से हमारा हो जाएगा आंसर, एसी बराबर 3। ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट सवाल चला जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी के। त्रिभुज एबीसी में, चलिए देखते हैं, त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज ए बी सी में एडी जो है लंब है बीसी पर, एडी जो है लंब है बीसी पर, तो सिद्ध करें ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इधर और सी डी स्क्वायर इधर का जोड़ होगा ये बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यानी इसका जोड़ का इसका वर्गों का जोड़ और इसके वर्गों का जोड़ आपस में बराबर है। तो हम लोग चलेंगे दिया हुआ त्रिभुज में, त्रिभुज किस में चलेंगे? सबसे पहले
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी ये समकोण त्रिभुज में हम लोग चलेंगे। तो इस समकोण त्रिभुज में ए बी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा, कर्ण है ए बी, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर यानी ए डी स्क्वायर प्लस आधार यानी बी डी स्क्वायर, ये होता है। लेकिन हम लोगों को चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो सी डी स्क्वायर इस ट्रायंगल में मिलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो हमारा जो सी डी मिलने वाला है ट्रायंगल बी सी डी में मिलने वाला है, तो यहां भी चलेंगे इन ट्रायंगल बी सी, ये ए सी डी में, किस में चलेंगे, ए सी डी में चलेंगे, ए सी डी में। तो इस ट्रायंगल में जब चलेंगे तो यहां से हमारा जो सी डी स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा यानी आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर होता है। कर्ण है ए सी तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस लंब है ए डी तो हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमारा एलएचएस में ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर लाना है, तो ए बी स्क्वायर इसका एलएचएस है और सी डी स्क्वायर इसका एलएचएस है, अर्थात दोनों को जोड़ देंगे। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर मिलेगा एलएचएस हमारा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर, इधर से देखा जाए इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी बी डी स्क्वायर पहले लिखा है तो हम लोग पहले लिख देंगे, बचा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रूफ। इस तरह से हम लोग दोनों त्रिभुज में चल करके प्रूफ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अनुपातों इतना की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो हम लोग जानते हैं संगत किसको कहते हैं, जिसका हल निकलता है, और संगत किसको नहीं कहते हैं, जिसका हल नहीं निकलता है। तुलना ज्ञात करना निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, यानी हल निकलता है या नहीं निकलता है। तो a1, यहां a1 बराबर है बाबू 2, b1 बराबर है -3, b1 बराबर है -3 और c1 बराबर है 2। a1 b1 c1 और a2 हमारा दूसरा इक्वेशन में होता है x का कोफिशिएंट, b2 y का कोफिशिएंट -9 और c2 कांस्टेंट टर्म ये है। अब रेशियो निकालेंगे अर्थात a1 बाई a2 तो कितना आएगा 2/6 यानी 1/3। फिर निकालेंगे b1 बाई b2 तो b1 बाई b2 क्या आएगा -3/-9 यानी 1/3, 3 3 9 कट जाएगा। फिर इसके बाद c1 बाई c2 निकालेंगे तो c1 हमारा है 2 और c2 है हमारा 5। यहाँ पे a1 बाई a2 का वैल्यू 1/3 है और b1 बाई b2 का वैल्यू भी 1/3 है, लेकिन c1 बाई c2 2/5 है, अर्थात a1 बटा a2 का मान बराबर आ गया b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं आया c1 बटा c2 के, तो इसके कोई हल नहीं होते हैं, अर्थात समीकरण युग्म असंगत है, क्योंकि हल संभव नहीं है। इस केस में समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होते हैं, अतः ये असंगत समीकरण युग्म है और इस केस में दोनों रेखाएं समांतर हो जाती है। तो हमारा हो जाएगा आंसर, इस तरह से हम लोग चेक करके निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है मूल बिंदु एवं इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु ए इतना अनुपात में बांटता है तो लेमडा का मान चाहिए। तो देखा जाए, कहता है एक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु का नियमक हम लोग जानते हैं 0 0 होता है, और एक बिंदु A है, एक बिंदु P है, मूल बिंदु एवं P, तो P और मूल बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड है OP, जिसका कोऑर्डिनेट P का दिया है 3 3। अब कहता है को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु A जो है 2 2, ये कितना अनुपात में विभाजित कर रहा है, इसको λ/1 में विभाजित कर रहा है, तो माना अंतः विभाजित कर रहा है। अगर रेशियो नेगेटिव आएगा तो वहता विभाजन हो जाएगा, और अगर अंतः विभाजन लेके चलना और पॉजिटिव आ गया तो अंतः विभाजन ही होगा। तो इस रेशियो में दिया गया। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिंदु यदि किसी भी रेखा को कुछ अनुपात में विभाजित करता है तो सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि जो बीच वाला पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट इसका 2 है, तो x कोऑर्डिनेट होता है mx2 प्लस nx1/m+n। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। इधर वाला को उधर वाला से गुना करेंगे, इधर की बात उधर कर देना है, बस इधर को इधर से गुना करते हैं तो हो जाएगा 0 बटा λ+1, अर्थात यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 λ + 2 बराबर 3 λ।
और ये 2 लेमडा उधर जाएगा, बचेगा इधर 2, तो 3 लेमडा में से इधर जाकर के 2 लेमडा बचेगा लेमडा, अर्थात लेमडा का मान आया 2, तो लेमडा इज टू 1 का मतलब हो गया 2:1, अर्थात जो रेशियो है 2:1 के अनुपात में विभाजित होगा। कितना अनुपात में विभाजित होगा? 2:1 के अनुपात में विभाजित हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्षों के नियामक दे दिए गए हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 और x3/1 माइनस y2। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2, ये हो जाएगा x3/3। अब करना क्या है? केवल वैल्यू पुट करके हमारा आंसर निकाल लेना है। अर्थात ये हो जाएगा हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ x1, तो x1 का वैल्यू हम लोग माने हुए 3, x1 ये by2 माइनस by3, तो by2 हमारा है 4 और by3 है -2, और माइनस फॉर्मूला से प्लस हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा और प्लस x2 यहां पे रखना है, तो x2 का वैल्यू है -7, x2 का वैल्यू है -7, x2 का वैल्यू है -7, यहां से देखा जाए -7, फिर फॉर्मूला by3 माइनस by1, तो by3 है हमारा -2 माइनस by1 का वैल्यू हमारा है -5, तो यहां हो जाएगा -5 प्लस x3 का वैल्यू 10 है और by1 माइनस by2, तो by1 के जगह पे -5 माइनस by2 के जगह पे 4, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। अर्थात ये हो गया हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ 4 और 2 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6×3=18। यहाँ पे माइनस माइनस +5 में -2 जाएगा तो +3 में 7 से गुना करेंगे तो -21, ये हो जाएगा -21। उसके बाद उधर है 10 और ये -9 में 10 से गुना होगा तो -90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -90, -5 और -4 -9 हो जाएगा, -9 गुने 10 हो जाएगा -90। अर्थात ये हो गया हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ 18 में से 21 गया तो -3 और -3 और 90 हो गया -93, और -93 का मॉडुलस होता है 93 और बटा 2 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल का आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी ठोस गोलाकार गोलियां काटी जा सकती है? तो गोलियों की संख्या, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे। गोलियों की संख्या जो होगा, गोलियों की संख्या वो हो जाएगा बड़े ठोस गोले का आयतन, क्योंकि छोटा छोटा काटा जाएगा कितना भाग लगेगा, यानी भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा बड़े ठोस गोले का आयतन बटा एक गोली का आयतन। जो गोली हमारा छोटे छोटे बनाया गया है, एक गोली का आयतन, बस ये कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका वैल्यू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r3, और r हमारा बड़े गोले का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो r³ माने 6 के क्यूब, बटा छोटे गोलियों को काटा गया लेकिन उसकी त्रिज्या 2 है, तो छोटा के भी आयतन होगा 4/3 पाई r³ के जगह पे 2 का क्यूब, यानी ये दोनों चला गया और ये कट गया, 6×6 36, 216 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, कटने के बाद आएगा 8 दूनी 16 और 16 और 5 21, तो 8 7 56 27, यानी जो गोलियों की संख्या होगा वो 27 गोलियां होगा। 27 गोलियों को मिला देंगे तो बड़े गोले के बराबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल कहता है एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास दिया है। अर्धवृत्ताकार खेत है, अर्धवृत्त जैसा, ये मान लो अर्धवृत्त जैसा कोई खेत है, तो इसका परिमिति क्या होगा? ये वाला लंबाई प्लस ये लंबाई, अर्थात ये होता है हमारा वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r, तो इसका जो परिधि हो जाएगा, या यूं कहो कि पाई d होता है, तो आधा वृत्त की परिधि हो जाएगा पाई/2, और ये जो व्यास होगा जुड़ेगा, यानी व्यास d, और व्यास हमारा दिया हुआ है
तो पाई बाई 2 इंटू डी का वैल्यू है 7 प्लस फिर डी, तो डी का वैल्यू फिर से 7। इस तरह से हमारा हो गया ये आंसर। ये इसको अगर हम वैल्यू रख दें 22/7 गुने 2 प्लस 7 गुने 7, ये हो जाएगा 7 से 7 कटा, 11 दूनी 22 कटा, 11 और 7 हो जाएगा 18। ये हो जाएगा हमारा आंसर कि यार वृत्त की परिमिति 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 16 कहता है एक वृत्त की परिधि 39.6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वृत्त की परिधि दिया है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 39.6 और 2 के 2 रहने देते हैं, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर बोले तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर तो निकालना है 39.6, यहां से कट जाएगा, उधर जाएगा तो कटता है, यहां से आर का वैल्यू जो भी आ जाए, आर का वैल्यू हम लोग पाई में ही रख देते तो ज्यादा बेहतर है। तो आर का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल लेंगे, आर का जो वैल्यू आएगा आर जो आएगा 39.6/2 पाई आएगा। ये त्रिज्या हो गया। तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माने इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 39.6/2 पाई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे और 2 पाई का 4 पाई स्क्वायर होता है। यहाँ पाई से पाई वो कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल। पाई का वैल्यू रख करके उसको सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है 17 नंबर सवाल, सिद्ध करें कि इसका वैल्यू 1 होगा। तो एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। एलएचएस में है लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है। तो cos स्क्वायर को तो cos स्क्वायर रहने देंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा, और ये पता है cos स्क्वायर इंटू cos इंटू sec 1 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर अर्थात 1। ये हो जाएगा प्रूफ, 1 लाना था, आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल, इसी में क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू उतना सिद्ध करो। तो एलएचएस यहां भी हम लोग लेंगे, एलएचएस बराबर है 1√1 प्लस कॉस थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसका परमेयकरण कर देते हैं, काम हो जाएगा हमारा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी रेशियो में। तो ये हो जाएगा हमारा √1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी गुने a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वर्गमूल निकलेगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और ये पढ़ चुके हैं √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन थीटा। ये रूट लगा हुआ है दोनों पर, तो ऊपर गया तो वर्गमूल तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, नीचे का वर्गमूल डायरेक्ट फॉर्मूला आता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब साइन थीटा। इसको अलग अलग कर देंगे तो 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा, और कॉस बाई साइन होता है कॉट थीटा, जो कि आरएचएस हमारा आ गया। ये है हमारा आरएचएस, हेंस प्रूव्ड, ये हमारा सिद्ध हो गया। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, 19 नंबर सवाल, प्रूफ करके दिखाना है कि इसका वैल्यू इतना आएगा। तो इसमें भी एलएचएस हम लोग लेंगे। एलएचएस है 1 बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1 प्लस कॉस थीटा। इसका सिंपल सा एलसीएम लेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, आंसर आने वाला है। एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, और ये जाएगा इधर गुना होगा, ये इधर गुना होगा, तो ये इधर गुना होने पर 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये इधर गुना होने पर माइनस के साथ गुना होगा, तो अपोजिट साइन लेकर के आएगा, ये इतना आएगा। ये 1 कट जाएगा, और कॉस थीटा बन जाएगा 2 कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, अर्थात यहां बन गया 2 कॉस थीटा बटा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे तो 2 कॉस थीटा
बटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, दो के दो रहने देंगे, ये एक साइन को ऊपर करेंगे तो एक बटा साइन होता है कॉस एक, तो साइन ऊपर जाकर के बनेगा कॉस एक, और कॉस बटा एक साइन बनेगा कॉट, यानी 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। ये हमारा आरएचएस प्रूफ हो गया, 2 कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अर्थात क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इसका वैल्यू निकालना है। तो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, इन दोनों को देखना है हम लोग को कि पूरक है कि नहीं। अगर दोनों पूरक होते हैं तो ये कॉस स्क्वायर बन जाता है, कितना बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर, 63 और 27 90 होता है, तो साइन स्क्वायर 27 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, और साइन 90 माइनस 63 तो कॉस 63, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 27 का वैल्यू कॉस स्क्वायर 63 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63 ऊपर हो जाएगा 1, और नीचे कॉस स्क्वायर 17 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 73, इसको भी चेंज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा करके तो आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर 73 ये भी हो जाएगा 1, यानी 1/1 हो जाएगा आंसर 1। इस तरह से हम लोग डिटेल में सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 21 कहता है हल करना है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर -4, और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 3y बराबर 1। इसको सॉल्व करना है तो इक्वेशन 1 में 3 से गुना कर देंगे और इक्वेशन 2 को घटा देंगे, तो फर्स्ट में 3 से गुना करके इक्वेशन 2 में जोड़ देंगे, इनफैक्ट क्योंकि साइन अपोजिट है, तो पहला में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x, और 3 से यहां गुना करेंगे तो 3y, और 3 से यहां गुना करेंगे तो -12, और समीकरण 2 को जोड़ देना है, तो ज्यों का त्यों इसको रहने देंगे जैसे वैसे, और जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा 6 5 11x, और उधर -11, तो x का मान आ गया -1, 11 से 11 कट जाएगा, तो x का वैल्यू अगर -1 आएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा, समीकरण 1 से -4, प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2x, यानी -4 -2 इंटू x का वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो +2 बना देगा, यानी -4 + 2 हो जाएगा -2, यानी y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू -1, ये होगा हमारा आंसर, सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है x और y में संबंध ज्ञात करें ताकि बिंदु इतना 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 समदूरस्थ हो। बिंदु इतना इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, इसका मतलब कि एक्स वाई जो बिंदु है ये बिंदु 7 1 और दूसरा बिंदु 3 5 से समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ओ पी क्यू मान लेते हैं हम लोग इसको, तो हम लोग को पता है कि OP बराबर हो जाएगा OQ, क्योंकि समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, OP बराबर OQ, तो स्क्वायर कर देंगे तभी बराबर हो जाएगा, और स्क्वायर से डिस्टेंस अब निकाल लेंगे तो x -7 का होल स्क्वायर, और जो रूट आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, y -1 का होल स्क्वायर बराबर OQ क्या होगा, x -3 का होल स्क्वायर और x -5 का होल स्क्वायर, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर x और y में जो संबंध आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी सवाल हो गया। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि सिद्ध करना ये 3 बिंदुएं संरेख है। तो 3 बिंदुएं संरेख होता है, अर्थात तीनों से बने हुए ट्रायंगल का एरिया 0 दिखा देना है। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, इसको हम लोग मान लेंगे, नाम दे देंगे इसका x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ये संरेख तब होगा जब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का मान 0 हो जाएगा। तो x1 के जगह पे 1, y2 के जगह पे 4, y3 के जगह पे 3 प्लस x2 के जगह पे हमारा 2 है, और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू 5 प्लस x3 का वैल्यू 3 है, और y1 माइनस y1 के जगह पे 5 और y2 के जगह पे 4, इसका वैल्यू देखते हैं 0 आ गया तो हो गया संरेख। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1।
4 में से 3 गया तो 1, प्लस 3 में से 5 गया तो -2, माइनस और +2 में गुना होगा तो ये बन जाएगा -2 और +2 -4, और यहाँ पे बचेगा 1 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 में से 4 गया तो 0, अर्थात इसका वैल्यू 0 आ गया। तो हम लोग कहेंगे कि PQR, ये PQR भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये आपस में संरेख होंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है तो बिंदुएं संरेख हो जाते हैं। नेक्स्ट है 24वां सवाल, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि 2πr होता है, 2 × पाई का वैल्यू 3.14 रख सकते हो, 3.14, और r का वैल्यू 3.5 दिया हुआ है, इसको गुना कर लेना है बस, ये हमारा परिधि आ जाएगा 2πr हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो πr², पाई का वैल्यू भी 3.14 और r² मतलब 3.5 का होल स्क्वायर। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। बहुत सा सिंपल सा है, फॉर्मूला पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका केंद्रीय कोण 60 है। वृत्त है जिसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्या 21 है और केंद्रीय कोण है हमारा 60 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 गुने πr², और थीटा केंद्रीय कोण होता है जो 60 डिग्री दिया है, और बटा 360 गुने पाई का मान 22/7 इंटू r²। r यहाँ पे त्रिज्या दिया है 21, तो यहाँ पे r² माने 21 के स्क्वायर, 21 गुने 21, और यहाँ से कट जाएगा 6 × 6 = 36, 6 से कट जाएगा 7 × 3 = 21, और यहाँ 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 11 गुने 21, और 11 गुने 21 हो जाएगा 11 का 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। ये हमारा हो जाएगा आंसर, वृत्त का क्षेत्रफल है। इसको सॉल्व करके हमारा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट सवाल हमारा 26 कहता है, 26वां सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC और DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार हैं कि BC और EF दिया गया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पता है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालना है। तो एक थ्योरम ये है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए 5 नंबर में दिया जाता है। तो आगे के वीडियो में आपका सारा थ्योरम मिल जाएगा प्रूफ करके। थेल्स थ्योरम, थेल्स प्रमेय का विलोम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, और दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि हर बार इससे क्वेश्चन आते हैं या थ्योरम्स ही आ जाते हैं 5 नंबर में। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक करके जाइए, शेयर करके जाइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो नेक्स्ट कहता है ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हम लोग को पता है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इन दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा एक का हम लोग BC ले रहे हैं, एक का हम लोग BC ले रहे हैं और दूसरे का EF लेना ही होगा, और इसके वर्गों का अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अब दिया है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो 64 है, ABC के जगह पे रख देंगे 64, क्षेत्रफल उसका दिया है। हमको चाहिए त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, इसी को निकालना है DEF। और ये BC का वैल्यू दिया हुआ है 4 और EF का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करने पर 4 चौके 16 और 5 पचे 25, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 से कट जाएगा तो 16 चौके 64, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEF जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25 में 4 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 वर्ग इकाई, ये स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 100 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये हमारा 26 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 27वां पर चलते हैं। 27 कहता है कि यदि ये जो आंकड़े दिए गए हैं का समांतर माध्य 25 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो समांतर माध्य हम लोग पढ़ चुके हैं कि समांतर माध्य जो होता है सभी आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों को जोड़ लेंगे
और आंकड़ों की संख्या से भाग दे देंगे तो 1 2 3 4 5 कितने हैं टोटल 5 संख्याएं, तो 5 से भाग दे देंगे तो ये कहता है समांतर माध्य 25 है, तो x का मान, तो यहां से x का मान निकल जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां से हो जाएगा 24 और 16, 24 और 16 40, 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 प्लस x बराबर, ये उधर गुना होगा तो 25 पचे 25 से 125, यानी यहां से x का जो वैल्यू आएगा 125 माइनस 90 आएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा 125 में से 90 घटा देंगे तो 25 और 10 35 बचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी x का जो वैल्यू होगा वो होगा 35, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 28। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 8 है। दो अंकों की संख्या को इकाई अंक को हम लोग y मानते हैं, इकाई अंक हम लोग मान लिए कि y है और दहाई अंक जो है हम लोग मान लिए x है, तो संख्या हो जाता है 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक, ये संख्या हो गया। और अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या जो हो जाएगा उल्टा कर देना इसका 10y प्लस x, अंकों को पलट दिए तो वो संख्या बना। कहता है अंकों का योग 8 है, तो अंक है हमारे x और y, तो अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 8, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और कहता है उस संख्या तथा उसके अंकों के स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 18 है, तो ये जो संख्या है उसका और अंकों को बदलने से बनी संख्या का अंतर, तो इसको घटा देंगे, इसमें तो घटाएंगे तो माइनस 10y माइनस x, और इसका संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो अंतर है वो कितना है 18 है, तो ये 18 हम लोग यहां लिख देंगे। अर्थात 10x में से 1x गया तो 9x और y में से 10y गया तो माइनस 9y बराबर 18, और 9 कॉमन लेके जब काट देंगे तो आ जाएगा x माइनस y बराबर 9 दूना 18, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो y बाई कैंसिल x 2x बराबर 8 2 10, यानी x बराबर 5 आया, x बराबर 5 तो y बराबर 3, x बराबर 5 यहां रखेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 5 और y बराबर 3। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो x, ये जो x बराबर 5 y बराबर 3 है, तो संख्या भी चाहिए, तो संख्या हमारा कहता है कि इस कथन को समीकरण के रूप में लिखे, संख्या तो निकालना ही नहीं था, तो समीकरण के रूप में केवल इतना और इतना करके लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे संख्या हो जाता हमारा, ये दहाई अंक है y और इकाई अंक है हमारा, दहाई अंक है हमारा 5 और इकाई अंक है 3, तो संख्या हो जाएगा 53, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर सवाल कहता है समीकरण इतना और इतना को तुलनात्मक विधि से हल करें। तुलनात्मक विधि क्या होता है, तो तुलनात्मक विधि आप सब जानते होंगे कि x या y का वैल्यू दोनों समीकरणों से निकाल करके दोनों को आपस में बराबर कर दिया जाता है। पहला से भी y का वैल्यू निकाल लेंगे, दूसरा से भी y का वैल्यू निकाल लेंगे, और दोनों y के चूंकि बराबर है तो तुलना कर लेंगे, दोनों चूंकि y के बराबर तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कहता है तुलनात्मक विधि से इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां से y बराबर ये जो दिया है x प्लस वाई बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा कितना 7 माइनस x, ये इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से 5x प्लस 12y बराबर 7, तो 12y बराबर 7 माइनस 5x, तो y बराबर 7 माइनस 5x बटा 12, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन फर्स्ट। दोनों चूंकि y के बराबर, LHS बराबर तो RHS बराबर, तुलना हो गया, तो y दोनों के बराबर है, अर्थात 1 और 2 से हमारा जो मिलेगा, 1 और 2 से वो आ जाएगा, यहां से देखा जाए 7 माइनस एक्स बराबर 7 माइनस 5x बटा 12, 7 माइनस 5x बटा 12, ये हो जाएगा तुलनात्मक विधि से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। यहां से इसको गुना करेंगे तो 12 84 माइनस 12x बराबर 7 माइनस 5x, x को एक तरफ कर लो और y को दूसरे तरफ, तो माइनस 12x और उधर से माइनस 5 है तो इधर आएगा प्लस में, और 7 माइनस उधर चला जाएगा 84, ये घटेगा तो माइनस 7x और वहां घटेगा तो हो जाएगा 72, नहीं 72 नहीं होगा, 77 होगा, ये हो जाएगा 77, यानी x का वैल्यू जो माइनस 77 और x का वैल्यू जो हो जाएगा 10 से कट जाएगा, माइनस भी कट जाएगा, अर्थात ये जो हो जाएगा x का वैल्यू 10 हो जाएगा, 11 से 77 11 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11।
यहाँ पे जो आया -77 आया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 से कट जाएगा तो 11 से 77 यानी 11। x बराबर 11 और x बराबर 11 तो y बराबर x बराबर 11 रखते हैं तो y बराबर 7 4 11 यानी -4 आएगा x बराबर 11 रखने पर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है 30 कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 में है, यदि किसी आंकड़े का माध्य 20 और माध्यिका 25 हो तो बहुलक ज्ञात कर दो। डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, बहुलक बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो हम लोगों को पता है 3 इंटू माध्यक दिया हुआ है कि 26 है तो 26 रखेंगे, -2 इंटू माध्य दिया हुआ है 20 तो यहाँ 20 रखेंगे, हो जाएगा 26 दूनी 52, 26 दिया 78, 34 18 कट बचा 1, 3 दूनी 6 1 7 और 20 दूनी 40 घट करके आ जाएगा 38। ये हो जाएगा बहुलक का मान, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न का डिटेल देख लिए। अब ये अच्छे से देखिए, समझिए और रिवीजन कीजिए और इस तरह से आपका 10वां का तैयारी अच्छे से चलता रहेगा। इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको हर समय 5 नंबर के सवाल या ऑब्जेक्टिव या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न मिलते रहेंगे इस चैनल पे आपको, और रिवीजन करते रहिए। अच्छा वीडियो लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, आप भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।